हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम प्यार से जीएस4 भी कहते हैं। और उसमें हमारा जो मेजर टॉपिक चल रहा था वो था डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, जो इसकी सेकंड ब्रांच है। तो देख लो थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर। हम कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। उसमें हमने किया पहले नॉर्मेटिव एथिक्स, जिसके कि ये तीनों पार्ट हमने किए। फिर उसका जो कनेक्टिंग ब्रिज है, कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोचेस टू एथिक्स, वो किया, जो इसको अप्लाइड एथिक्स से कनेक्ट करता है। और आज हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ओके, बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं स्पेंड करेंगे। लेक्चर शुरू करें उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हर बार की तरह प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। शेयर तो जरूर कर देना, इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। आज के वीडियो में मेरा वीडियो अवेलेबल नहीं है बिकॉज आई एम नॉट वेल, और मैं ये लेक्चर बेड पे लेट के बना रहा हूँ, सो इट वुडंट हैव लुक नाइस। तो चलो शुरू करते हैं। अब एक एनालॉजी समझो। मान लो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, ओके, कैमरा लेके वो पूरी दुनिया में घूमता है। तो अब वो अलग अलग कंट्रीज में जाता है। इंडिया गया, वहाँ का कल्चर देखा, लोग देखे, बिल्डिंग्स देखी, सब कुछ देखा। फिर जापान गया, वहाँ पे भी यही सब चीजें देखी। सऊदी अरेबिया गया, नॉर्वे गया, ब्राजील गया। वहां पे जाके उसने ये सब कुछ डॉक्यूमेंट किया, फोटोग्राफ्स लिए कि लोग कैसे रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, रीति रिवाज क्या है, किन चीजों को वो अच्छा मानते हैं, किन को बुरा मानते हैं, ये सब चीजें उसने डॉक्यूमेंट की। सो एज अ फोटोग्राफर उसने कभी ये नहीं कहा कि ये कल्चर बेटर है या इनका ये कस्टम बुरा है। उसने सिर्फ फोटोज खींची और उनको अपनी गैलरी में लगाया। दैट्स ऑल ही डिड। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो होती है ना, वो भी एग्जैक्टली exactly इसी तरह काम करती है। वो मॉरल लाइफ को सिर्फ ऑब्जर्व करती है, जज नहीं करती है। यानी कि जैसे इसने, फोटोग्राफर ने सिर्फ ऑब्जर्व किया अलग अलग कंट्रीज को, इसने जज नहीं किया। सिमिलरली जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स होती है ना, वो भी मोरालिटी को सोसाइटी में अक्रॉस टाइम, अक्रॉस हिस्ट्री, अक्रॉस सोसाइटीज, अक्रॉस कंट्रीज, वो सिर्फ उनको ऑब्जर्व करती है, वो उनको देखती है, नोटिस करती है, उन पे जजमेंट पास नहीं करती कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स? तो ये एथिक्स की एक ब्रांच है विच स्टडीज एंड डिस्क्राइब्स मॉरल बिलीफ्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, कस्टम्स, practices and behavior of individuals and societies as they actually exist, जैसा वो exist करते हैं, विदाउट जजिंग वेदर दे आर मॉरली राइट और रॉन्ग। ये उनको जज नहीं करती, सिर्फ ऑब्जर्व करती है, स्टडी करती है, और जैसे वो एग्जिस्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही उसको डिस्क्राइब कर देती है। एथिक्स की जो बाकी ब्रांचेस हैं, ओके, लाइक आपकी नॉर्मेटिव एथिक्स होगी, वर्चुअल एथिक्स या जो भी है, उनकी तरह डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है, इस इट इज नॉट कंसर्न विद डिसाइडिंग कि लोगों को क्या करना चाहिए, व्हाट पीपल ऑट टू डू। इंस्टेड ये क्या समझना चाहती है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, कि लोग क्या सही मानते हैं और क्या गलत मानते हैं। मॉरल बिलीफ्स जो होते हैं वो अलग अलग सोसाइटीज में किस तरह से डिफरेंट होते हैं, किस तरह अलग अलग जो लोगों के ग्रुप हैं वो डिफरेंट मॉरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, और किस तरह से मोरालिटी जो है वो ओवर टाइम चेंज हो जाती है। देयरफॉर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है वो एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल मतलब इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉट ऑन आइडियाज। यानी कि आप एक्चुअल में जाके देखते हो चीजों को। ओके, आप आर्म चेयर क्रिटिक की तरह बैठ के नहीं कहते कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप जाके नोटिस करते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसको स्टडी करते हो, फिर आप उसको नोट डाउन करते हो कि ओके, इस सोसाइटी में लोग इस पर्टिकुलर चीज को सही मानते हैं और इस सोसाइटी में लोग उसी पर्टिकुलर चीज को गलत मानते हैं। आप सिर्फ उसका एक एम्पेरिकल बेसिस पे स्टडी करते हो, आप उसको ऑब्जर्व करते हो। और तीसरा है कि ये वैल्यू न्यूट्रल स्टडी होती है। वैल्यू न्यूट्रल का मतलब है कि आप किसी भी टॉपिक को या डिसीजन को या कॉन्सेप्ट को इस तरह से अप्रोच करो कि आप
अपना मॉरल बायस या अपनी पर्सनल जजमेंट या प्री कंसीव्ड आपकी जो भी नोशंस हैं वो उस पे लगाने की बजाय आप उसको एक तरह से न्यूट्रल होके स्टडी करो। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। तो ये आपकी एग्जाम के लिए डेफिनेशन है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक रिसर्चर है, वो 3 कंट्रीज में जाता है। तो पहला जो कंट्री ए है ना, वहां पे कैपिटल पनिशमेंट को एक्सेप्टेबल माना जाता है और बहुत फ्रीक्वेंटली जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, टांग दिया जाता है। दूसरा कंट्री है, जो कंट्री बी है, वहां पे कैपिटल पनिशमेंट को इमोरल माना जाता है और वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए हम किसी को सजाए मौत नहीं देंगे। फिर एक कंट्री सी है, जो कि सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही कैपिटल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। तो 3 अलग-अलग कंट्रीज हो गए, इनके 3 अलग-अलग लॉ हो गए, या यहाँ की बिलीफ्स हो गए, रीति रिवाज हो गए, जो भी आप इनको कह लो। तो जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का कोई भी स्कॉलर है या डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है, वो सिंपली इन तीनों चीजों को ऑब्जर्व करेगा और रिकॉर्ड करेगा कि एक कंट्री ए है, वहां पे कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है और वहां की सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है। कंट्री बी है, वहां पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती है और वहां की सोसाइटी इसको गलत मानती है। और कंट्री सी है, जहां पे इसको एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाता है, वो अपनी एक्सेल शीट में लिख लेगा। ओके। वो ये नहीं डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन सा कंट्री जो है वो मॉरली सुपीरियर है, या इनमें से कौन सा लॉ जो है वो एथिकली जस्टिफाइड है, या इनमें से कौन सा बिलीफ जो है उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का जो पर्पस है वो है डिस्क्रिप्शन, नॉट परस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिप्शन मतलब आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो, बता रहे हो। प्रिस्क्रिप्शन मतलब आप सजेस्ट कर रहे हो कि भाई ये कर ले, ऐसे कर ले, ये सही है। ओके। सो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का पर्पस है डिस्क्रिप्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अब थोड़ा सा इसको और डीप में समझते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ पीपल्स मॉरल बिलीफ्स, एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस। इट इज अ स्टडी ऑफ, ये एग्जामिन करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, या जो अलग अलग सोसाइटीज हैं, वो एक्चुअल में किस चीज को सही मानती हैं और किस चीज को गलत मानती है। क्या चीजें उनके हिसाब से वर्च्यू हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आप कूड़ा अगर सड़क पे फेंक देते हो तो कोई ये नहीं कहेगा कि आप गंदे इंसान हो। ओके, मतलब कुछ लोग कहेंगे, बट जनरली ये एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है, रेल में, बस में, सड़क पे, हर जगह। बट जापान में आप यही चीज करोगे तो आपको एक इमोरल इंसान माना जाएगा, आपको बहुत ही हीन भावना से देखा जाएगा कि कहां से आ गया ये गंवार। वैल्यूज के अलग अलग सोसाइटीज किन वैल्यूज को प्रेफर करती है और कैसे मॉरल बिहेवियर को वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है, ये इन चीजों को सिर्फ स्टडी करती है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है, इट डज नॉट जज। याद रखो, इट डज नॉट जज, ये कोई जजमेंट पास नहीं करती कि ये जो बिलीव्स हैं, जो ऊपर इसने देखे हैं, क्या ये सही हैं, क्या ये गलत हैं। ये ऐसा कुछ नहीं कहती है। इंस्टेड ये सिर्फ डिस्क्राइब करती है और उनको एनालाइज करती है एज दे एग्जिस्ट इन द रियल लाइफ। ये एक एम्पेरिकल और वैल्यू फ्री अप्रोच है, ये हमने देख लिया। इसका फोकस है ऑब्जर्वेशन पे कि किस तरह से लोग बिहेव करते हैं, कौन से मॉरल नॉर्म्स जो हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, क्या चीजें हैं जिनको वो इम्पोर्टेंट मानते हैं, और किस तरह जो सोसाइटीज हैं वो किसी भी बिहेवियर को या तो रिवार्ड रिवॉर्ड करती हैं या उसको पनिश करती हैं थ्रू कस्टम्स, लॉ, रिलीजन और पॉलिटिक्स। आगे एग्जाम्पल से और डिटेल में बताऊंगा। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है वो क्यों यूजफुल है? इट इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉरल डाइवर्सिटी। इसके ऊपर पूरा लेक्चर बनाया है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो। ओके। मॉरल डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग मोरालिटी किस तरह एग्जिस्ट करती है। जैसे होती है ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, एक अलग अलग टाइप की आपकी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है, इसी तरह जो अलग अलग टाइप की मोरालिटी होती है उसको हम कहते हैं मॉरल डाइवर्सिटी। कि तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स? ये हमें अलग अलग कल्चर्स में किस तरह अलग अलग मोरालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, कि कोई इस बात को मॉरल मानता है, कोई उस बात को मॉरल मानता है, ये उसको स्टडी करती है। और ये हमें एथिकल रिलेटिविज्म और एथिकल यूनिवर्सलिज्म को समझने में हेल्प करती है। इनके ऊपर भी नेक्स्ट 2 लेक्चर्स इन्हीं के ऊपर आएंगे। ओके। तो वहां से ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये क्या क्या पढ़ती है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स? कि लोग क्या बिलीव करते हैं,
लोग किस चीज की वैल्यू करते हैं, क्या वो सही और गलत समझते हैं, और किस तरह वो किसी भी एक्शन को या तो रिवॉर्ड करते हैं या पनिश करते हैं, किसके थ्रू? अपने कस्टम्स के थ्रू, लॉ के थ्रू, रिलीजन के थ्रू, या अपनी पॉलिटिक्स के थ्रू। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है, अगेन इट्स ओनली डिस्क्राइब्स द मॉरल लाइफ एज इट इज। इट डज नॉट से हाउ इट ऑट टू बी, यानी कि ये सिर्फ ये बताती है कि क्या है, ये नहीं कहती कि क्या होना चाहिए। अब एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? तो अब ये दो कंट्रीज है। एक कंट्री में पॉलीगैमी जो है वो लीगल है, वहां की सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। दूसरा कंट्री है, वहां पे पॉलीगैमी को ज्यादातर लोग गलत मानते हैं। दो सोसाइटीज होगी। सिमिलरली एक कंट्री है, वहां पे लिव इन रिलेशंस जो है वो नॉर्म है, कि शादी से पहले जो वहां पे मोस्टली कपल्स हैं वो लिव इन में रह के देखते हैं कि हम कंपैटिबल हैं या नहीं। और दूसरा कंट्री है जहां पे लिव इन को बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है, कल्चर के, रिलीजन के अगेंस्ट। तो ये चार एग्जाम्पल हो गए, ओके, दो दो कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल्स। तो अब डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को अगर हम यहाँ पे लगाएं, तो वो सिर्फ इनको देखेगी, इट विल वॉच, इट विल डिस्क्राइब कि कंट्री ए में ये है, कंट्री बी में ये है, कंट्री ए में ये है, कंट्री बी में ये है। वो ये नहीं कहेगी कि भाई ये सही है या ये सही है, ये गलत है या ये गलत है, ये सही है या ये सही है, ऐसा वो कुछ नहीं कहेगी। ये सिर्फ इतना कहेगी कि देखो, दिस इज व्हाट पीपल लिव इन कंट्री ए एंड दिस इज हाउ पीपल लिव इन कंट्री बी। तो जिस तरह रिपोर्टर होता है ना, मतलब आजकल के रिपोर्टर नहीं, जो एक्चुअल रिपोर्टर होते हैं, जिनका काम होता है कि कैमरा से चीजों को सिर्फ रिकॉर्ड करना, कि ये न्यूज है, इस तरह से इसने इसको चाकू मारा, उसको पुलिस पकड़ के ले गई, सिर्फ इतना वो करता है। ये जज नहीं करता, कोई ओपिनियन ऐड नहीं करता, सिर्फ ऑब्जर्व करता है और उसको डिस्क्राइब करता है। अब इसके जो प्रिकर्सर थे ना, जहां से शुरू हुई थी, तो ये डेविड ह्यूम एक बंदा था, उसका आइडिया था, ओके, 1700s में ही एग्जिस्टेड। तो इन्होंने क्या किया था, ही डिस्टिंग्विश्ड फैक्ट्स फ्रॉम मॉरल जजमेंट्स। क्या मतलब हुआ उसका? तो इसको कहते हैं, इसके लिए टेक्निकल टर्म है द इज ऑट प्रॉब्लम। तो डेविड ह्यूम ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं ना, वो अपनी रिसर्च को या अपनी थियरी को शुरू तो करते हैं इस तरह से कि वो फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, व्हाट इज, और फिर वो सडनली उसको कंक्लूड कर देते हैं कि ऐसे होना चाहिए। और वो एक्सप्लेन नहीं करते कि वो उस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे, और वो कैसे वो कंक्लूजन लॉजिकली उन फैक्चुअल स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। अभी एग्जांपल से बताऊंगा, पहले देख लो। तो डेविड ह्यूम ने आर्ग्यू किया कि जो आपकी मॉरल ड्यूटीज हैं, जो आपकी मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको आप लॉजिकली फैक्ट से डिराइव नहीं कर सकते। और ये जो इनकी इनसाइट थी ना, ये इनकी इज ऑट प्रॉब्लम या ह्यूम्स लॉ बन गया। तो एग्जांपल है, मान लो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने पूरे देश में सर्वे किया। सर्वे में उन्होंने पाया कि 70% लोग जो है ना, वो अपने किसी फैमिली मेंबर को अगर बचाना पड़े, तो वो छोटे मोटे झूठ बोल देते हैं। तो ये एक फैक्ट है, ओके, ये एक तथ्य है। अब क्योंकि इस फैक्ट में ज्यादातर लोगों ने ये एक्सेप्टेबल माना कि कुछ कंडीशंस में झूठ बोलना जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो ये जो फाइंडिंग्स है ना, ये डिस्क्राइब करती हैं कि व्हाट एक्चुअली इज द ग्राउंड सिचुएशन ऑन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में एक्चुअल में क्या होता है। कि 70% लोग जो हैं वो झूठ बोलना ओके मानते हैं, अगर अपने किसी फैमिली मेंबर को बचाना हो या कुछ एक्सेप्टेबल सिचुएशंस में। बट अब अगर कोई इस डेटा को देख के, इन फैक्ट्स को देख के ये कहे कि फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए या छोटी मोटी सिचुएशंस में छोटे मोटे झूठ बोलना इज मॉरल, तो वो जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन गलत होगा। यही बात यहाँ पे डेविड ह्यूम ने कही। तो जो सर्वे है, जो यहाँ पे सर्वे हुआ, इट ओनली डिस्क्राइब्स कि अभी क्या एग्जिस्टिंग बिहेवियर है। ये नहीं कहता कि झूठ बोलना मॉरली सही है या मॉरली गलत है। अगर आपको ये डिसाइड करना है कि ये झूठ बोलना यहाँ पे मॉरली सही है या गलत है, तो उसके लिए आपको एक अलग सेपरेट एथिकल आर्ग्यूमेंट में जाना पड़ेगा। सो डिस्क्राइबिंग मोरालिटी एंड प्रिस्क्राइबिंग मोरालिटी आर टू डिफरेंट फिलोसॉफिकल एक्टिविटीज। और यही जो डिस्टिंक्शन है, ये बाद में जाके एक डिफरेंस, मतलब वो एक सेपरेशन बना डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड नॉर्मेटिव एथिक्स के बीच में। नॉर्मेटिव एथिक्स हम पढ़ चुके हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स का काम होता है ये बताना कि आपको क्या करना चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का क्या काम होता है, लाइक आई एम टेलिंग यू, कि क्या हो रहा है।
दूसरी चीज जो डेविड ह्यूम ने देखी वो ये थी कि मोरालिटी थ्रू ह्यूमन नेचर रादर देन प्योर रीजन। ही एक्सप्लेन्ड इट। तो ह्यूम ने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया कि आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग से या रीजन से मोरालिटी पे पहुंच सकते हो। इंस्टेड उन्होंने कहा कि जब कोई इंसान मॉरल जजमेंट पे पहुंचता है ना, तो उस मॉरल जजमेंट पे पहुंचने का जो मेन रीजन होता है वो होते हैं हमारे सेंटिमेंट्स, हमारी इमोशंस। ओके, कि हम उस सिचुएशन के बारे में कैसा फील करते हैं, हमारी फीलिंग्स जैसे कि सिंपथी, अप्रूवल, डिसअप्रूवल, कंपैशन, रिजेंटमेंट या अदर इमोशंस। तो उनकी फेमस स्टेटमेंट क्या है? रीजन इज एंड ऑट ओनली टू बी द स्लेव ऑफ पैशंस। यानी कि आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, वो आपके पैशंस की, आपकी इमोशंस की, आपकी सिंपथी की, आपकी फीलिंग्स की स्लेव है। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूम, जो रीजन है, जो आपकी लॉजिकल रेशनल थिंकिंग है, वो आपको किसी भी सिचुएशन के फैक्ट्स को, उसके तथ्यों को डिस्कवर करने में तो हेल्प करेगी, बट उनको जो मॉरल अप्रूवल मिलता है कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, या डिसअप्रूवल जो मिलता है, वो आपकी फीलिंग्स पे, आपके सेंटिमेंट्स पे, आपकी इमोशंस पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल से समझो। अब ये दो लोग हैं, ये पर्सन ए और ये पर्सन बी। इन्होंने देखा कि ये जो बूढ़े अंकल है ना, ये सड़क पे कोलैप्स कर गए, इनका चश्मा भी दूर गिर गया है और इनको चोट लगी है, और कोई एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं आई है, कोई इनकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये एक सिचुएशन है। इसके फैक्ट्स जो हैं, ये इन दोनों के लिए सेम है कि बूढ़े अंकल गिर गए हैं, उनका चश्मा भी गिर गया है, उनको चोट लग गई है और अभी कोई एम्बुलेंस नहीं आई है और उनको मदद की जरूरत है। ये 5 फैक्ट्स हैं। अब इन फैक्ट्स को समझ के इनके मॉरल रिस्पॉन्सेज अलग-अलग हैं। पर्सन ए ने इनकी हेल्प करनी शुरू कर दी और पर्सन बी बोला, अपना क्या लेना-देना, सानू की भाई सानू की। तो अब ये डिफरेंट मॉरल रिस्पॉन्सेज क्यों आए कि पर्सन ए तो भाग के उन अंकल की हेल्प करने के लिए चला गया। क्यों? क्योंकि उसको सिंपैथी और कंपैशन फील हुआ, उसकी इमोशंस ने उसको एथिकल होने पे मजबूर किया, उसकी फीलिंग्स ने उसको एथिकल होने पे मजबूर किया। वहीं पर्सन बी जो है वो प्रोबेबली कोई साइकोपैथ है, जो कि बूढ़े अंकल को कोलैप्स होता देख के बिना मदद किए चला गया। अकॉर्डिंग टू ह्यूम, आपका रीजन यानी कि सिर्फ फैक्ट्स को अगर आप पहचान रहे हो लॉजिकल रीजनिंग लगा के या कैसे भी, तो इससे जरूरी नहीं है कि आप एक मॉरली गुड डिसीजन पे पहुंच पाओ। आपका जो मॉरल रिस्पॉन्स है ना किसी भी सिचुएशन में, वो इसलिए आता है, वो इसलिए अराइज होता है क्योंकि हम सेंटिमेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं, हम सिंपथी, कंसर्न, फेलो फीलिंग, फ्रेटर्निटी, इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए मोरालिटी जो है वो ह्यूमन नेचर में रूटेड है, हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज में रूटेड है, हमारी लॉजिकल रीजनिंग में नहीं। ये इनके दो आर्ग्यूमेंट थे डेविड ह्यूम के। फिर आते हैं लॉरेंस कॉलबर्ग। ये एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, यूएसए में, ही वाज इन यूएसए, और इन्होंने कोशिश की कि वो एक क्वेश्चन का आंसर जान सके कि लोग किस तरह से ये डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या मॉरल है और क्या इमोरल है। तो कॉलबर्ग जो थे ना, वो मोरालिटी को कोई लेक्चर्स दे के या मॉरल रूल्स बता के, एथिकल प्रिंसिपल बता के वो नहीं पढ़ाते थे। इंस्टेड वो इन्वेस्टिगेट करते थे। ओके, कि किस तरह से जो आम लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, वो डिफिकल्ट मॉरल सिचुएशंस में किस तरह से डिसीजंस लेते हैं। बच्चे और अडल्ट्स किस तरह से अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करते हैं, और किस तरह मॉरल रीजनिंग जो है वो डेवलप होती है जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है। तो उनका जो गोल था ना, वो था टू अंडरस्टैंड मोरालिटी, नॉट टू प्रिस्क्राइब इट। यानी कि वो समझना चाहते थे कि क्या सही है या लोग क्या सही समझते हैं। वो प्रीच नहीं करना चाहते कि ये सही होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए। जिसकी वजह से उनका जो वर्क है ना, वो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का एक क्लासिक एग्जाम्पल बन गया। तो इन्होंने अपनी रिसर्च कैसे कंडक्ट की? तो इन्होंने लोगों से ये नहीं पूछा कि क्या आप चोरी करने को सही मानते हो या गलत मानते हो। नो, रादर इन्होंने लोगों को हाइपोथेटिकल मॉरल डिलेमास दिए, जैसे तुम्हें एग्जाम में केस स्टडीज आती है ना, वैसे, जिनमें इन्होंने पूछा कि ये प्रॉब्लम है, इसमें एक इंसान को क्या करना चाहिए। और फिर उसके बाद जब जो भी कोई जवाब देता है इनके रिसर्च में, तो ये फॉलो अप करते कि ओके, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो जो आंसर इटसेल्फ, जो आंसर वो लोग देते थे ना, वो आंसर फोकस नहीं होता था। इनका जो रियल फोकस था वो ये था कि ये इस आंसर पे पहुंचे कैसे, इन्होंने इसमें क्या रीजनिंग लगाई, क्या प्लस माइनस किया अपने दिमाग में।
देखते हैं इन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे। तो कोलबर्ग का जो मोस्ट फेमस मॉरल डिलेमा था उसको कहते हैं हाइंस डायलेमा। तो इन्होंने क्या कहा, एक स्टोरी सुनाई अपने जिन लोगों पे रिसर्च कर रहे थे या जिनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, कि एक लेडी है, उसको बहुत सीरियस इलनेस है और एक फार्मासिस्ट ने उसके लिए दवाई बना ली है जिससे उसकी जान बच जाएगी। बट ये दवाई जो है ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। इस लेडी का जो हस्बैंड है उसका नाम है हाइंस, मिस्टर हाइंस। मिस्टर हाइंस ने कोशिश की कि वो कहीं से पैसा उधार ले सके ताकि वो फार्मासिस्ट को वो पैसा दे दे, या उन्होंने ये भी कोशिश की कि फार्मासिस्ट जो है उस दवाई का प्राइस जो है वो घटा दे। बट उनके ये सारे एफर्ट्स फेल हो गए। तो अब मिस्टर हाइंस के पास दो डिफिकल्ट चॉइसेस हैं। पहली चॉइस या पहली ऑप्शन जो उनके पास है वो है कि वो इस दवाई को चुरा लेते हैं और अपनी वाइफ की जान बचा लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो इनके पास है कि ये लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी वाइफ को मरने देते हैं, यानी कि ये चोरी नहीं करते। तो कोलबर्ग ने जो ये थे साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स से, जो लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनसे पूछा कि क्या मिस्टर हाइंस को ये दवाई चुरा लेनी चाहिए, और हाँ या ना जो भी आपका जवाब है आप उसके लिए कारण बताओ। तो बेसिकली इन्होंने इनको एक केस स्टडी दे दी। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए, तो कोलबर्ग ने डिस्कवर किया कि लोग अलग आंसर दे रहे थे क्योंकि उनके रीजंस अलग थे। और मोर इम्पोर्टेंटली, जब दो लोग सेम आंसर दे रहे थे तो भी वो उसको कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ मॉरल रीजनिंग लगा के जस्टिफाई कर पा रहे थे। इससे जो कॉलबर्ग थे वो कन्विंस हो गए कि रीजनिंग बिहाइंड अ डिसीजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डिसीजन इटसेल्फ। तो जिन लोगों से इन्होंने क्वेश्चन पूछे उनमें जो बच्चे थे, उन बच्चों ने क्या आंसर किया कि मिस्टर हाइंस को मेडिसिन नहीं चुरानी चाहिए, बिकॉज चोरी करना, वो चोरी करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो इससे उनको बच्चों की मॉरल रीजनिंग समझ में आई, जो कि किस पे फोकस थी, पनिशमेंट, ओबीडियंस एंड अवॉइडिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ जो थोड़े बड़े बच्चे थे उन्होंने जवाब दिया कि मिस्टर हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए बिकॉज चोरी करना इज अगेंस्ट द लॉ। तो इससे उनकी जो रीजनिंग थी, जो कोलबर्ग को समझ आई, वो थी कि रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, सोशल ऑर्डर एंड मेंटेनिंग लॉ। फिर जो कुछ अडल्ट थे उन्होंने क्या कहा कि मिस्टर हाइंस को दवाई चुरा लेनी चाहिए बिकॉज एक इंसान की जान बचाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉपर्टी। तो इससे जो अडल्ट्स थे उनकी मॉरल रीजनिंग खोलबर्ग को समझ आई कि ये किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो अब कोलबर्ग ने क्या डिस्कवर किया, कोलबर्ग ने डिस्कवर्ड किया, उसने हजारों ऐसे इंटरव्यूज लिए और उसने कंक्लूड किया कि हमारी जो मॉरल रीजनिंग होती है ना, वो धीरे धीरे डेवलप होती है, यानी कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो धीरे धीरे डेवलप होती है। और पीपल जनरली मूव थ्रू आइडेंटिफाइबल स्टेजेस, यानी कि बच्चों के आंसर्स जनरली सेम थे, थोड़े बड़े बच्चों के जनरली सेम थे, जवान लोगों के अलग सेम थे, और जो बूढ़े लोग थे उनके सेम थे। तो जैसे जैसे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज मैच्योर होती हैं, हमारी जो मॉरल रीजनिंग है वो जनरली ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जाती है। देयरफॉर कोलबर्ग ने क्या किया कि उन्होंने 3 लेवर्स प्रपोज किए, जिनमें कि 6 स्टेजेस थी मॉरल डेवलपमेंट के। तो ये वो सब हैं, इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके, ये साइकोलॉजी का पार्ट है। तो ये डिस्क्रिप्टिव इथिक्स से कैसे रिलेटेड है, तो कॉलबर्ग का जो वर्क था, जो उनकी स्टडी थी, वो एक क्लासिक एग्जांपल है आपके डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का। बिकॉज उन्होंने ये डिसाइड करने की कोशिश नहीं की कि हाइंस को मेडिसिन चुरानी चाहिए या नहीं चुरानी चाहिए। इंस्टेड उन्होंने सिर्फ लोगों की मॉरल रीजनिंग को ऑब्जर्व किया, उनकी एक्सप्लेनेशंस को कलेक्ट किया, पैटर्न्स को एनालाइज किया कि उन्होंने जो रीजनिंग दी है लोगों ने अलग अलग एज ग्रुप्स में जेंडर वाइज, उसको एनालाइज किया। और फिर उन्होंने बस डिस्क्राइब किया अपनी स्टडी में कि मॉरल रीजनिंग जो है वो किस तरह से डेवलप होती है विद टाइम, विद एज, इस तरह से। तो इनकी जो रिसर्च थी उसने डिस्क्राइब किया कि लोग किस तरह से अपना रीजनिंग लगाते हैं और मॉरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इन्होंने कोई मॉरली करेक्ट आंसर प्रिस्क्राइब नहीं किया। जैसे हमने डियोंटोलॉजी, टीलियोलॉजी में वो ट्रेन ट्रैक वाला एग्जांपल देखा था ना, कि टीलियोलॉजी कह रही थी कि भाई ग्रेटेस्ट गुड फॉर, यूटिलिटेरियनिज्म कह रहा था ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, और डियोंटोलॉजी कह रही थी कि नहीं नहीं, सिर्फ अपनी ड्यूटी करो, ट्रेन को सीधी जाने दो। तो वो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने बस ऑब्जर्व किया और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया, ही ओनली डिस्क्राइब्ड।
तो कोलबर्ग ने क्या नहीं किया, ही नेवर कंक्लूडेड, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मेडिसिन चोरी करना गलत है, नीदर उन्होंने ये कहा कि भाई स्टीलिंग द मेडिसिन जो है वो अच्छी बात है या गलत बात है, मतलब ऐसा नहीं कहा उन्होंने सही है या गलत है। इंस्टेड उन्होंने सिर्फ एक इंसान की जो मॉरल रीजनिंग है उसकी क्वालिटी को एनालाइज किया, किसी स्पेसिफिक आंसर को नहीं। और मॉरल डेवलपमेंट की जो स्टेज है उसको रिवील किया कि दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऑपोजिट कंक्लूजन्स पे पहुंच सकते हैं, येट वो इक्वली एडवांस्ड मॉरल रीजनिंग भी दिखा सकते हैं अपनी जस्टिफिकेशंस में, जो कि इक्वली सोफिस्टिकेटेड हो। अब ये हम करेंगे कल के लेक्चर में, बिकॉज आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम अगर गवर्नमेंट कहीं बैन कर दे तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना, आई विल आंसर। ओके, सो यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज रावनुप सिंह। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है आज का मोटिवेशन। डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर, एंड हैव अ ग्रेट डे।